नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 17 फरवरी। 17 फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है जियो हेरिटेज बिल के ऊपर, जो हमारा अभी बिल आया है, किसके बारे में बात करता है वो हम पढ़ेंगे। स्टेटहुड की डिमांड, डिफेंस के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, गगनयान मिशन और क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहला है जियो हेरिटेज बिल। जियो हेरिटेज बिल क्या चीज है? इसमें क्या होता है, भू विज्ञान समुदाय जिसमें विशेषज्ञों के व्यापक पैनल ने यहाँ पर जो है क्या बोला है कि एक पावर हेरिटेज बिल को बनाना है। भू विरासत स्थल और भू अवशेष जो है, ये एक बिल आया है जिसमें क्या है कि जितने भी भारत में भू विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान है, उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा एक चिंता जताई है, जो ये बात बोली है कि भाई भारत में जितने भी जियोलॉजिकल हेरिटेज है, जैसे कि फॉसिल, सेडिमेंट्री रॉक, नेचुरल स्ट्रक्चर्स, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी केव है, गुफाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चट्टानें हैं, मूर्तियां हैं, इन सबको हमें क्या करने की जरूरत है? प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो भाई ये बिल जो है ये इस पूरे टॉपिक के ऊपर आया है, जिसमें क्या बात करता है कि कोई भी ऐसी सामग्री, कोई भी चट्टाने, खनिज, उल्कापिंड, जीवाश्म, किसी भी तरीके की चीजें हैं उनको, जैसे इन्होंने अभी 32 एरियाज को बोला भी है, जिसमें आपका एक आता है शिवालिक जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश में, लोनार झील महाराष्ट्र की, रॉक की, ये सारी चीजें हैं। तो इस पूरे इसके अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, इनके ऊपर क्वेश्चन भी दिया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूरी तरीके से इसके लिए काम करता है, और इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, क्या क्या सोल्यूशन निकालना है इसके ऊपर? इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है कि ऐसी कौन सी साइट्स हैं जिनको जियो हेरिटेज कह सकते हैं, और उनके आसपास के एरिया में 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी, आसपास के क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं होगा। वहां पे जितने भी अवशेष है उनको, वहां पर उन रेलिक्स को, उन अवशेषों को वहां पर क्या करा जाएगा, उनको अधिग्रहित करने की बात की जा रही है। उन पे यहाँ पर फाइन लगाया जाएगा अगर कुछ भी ऐसा होता है, जो भी यहाँ पर बात दी गई है उसमें अगर उसको कोई भी दंडित करता है तो उसके लिए, यहाँ पर तोड़ फोड़ करता है तो उसपे 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये सारे काम इनमें सौंपे गए हैं। क्लियर हुआ सबको? तो जरूरत थी इस चीज को लेके आने की, ताकि हम लोग हमारी जो विरासत है, हमारी जो नेचुरल विरासतें हैं, उसको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है ना? नेचुरल विरासत की प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। समझ गए सब लोग इस बात को? तो इसको याद हो जाएगा ना। जियो हेरिटेज साइट्स है जो हमारी कल्चर को बढ़ावा देती हैं, हमारे कल्चर के ऊपर बात करती हैं, ऐसी साइट्स को हम जियो हेरिटेज साइट्स के रूप में जानते हैं। तो इनको आप लिख लीजिएगा, ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। भारत में अभी तक इनके लिए कोई लॉज नहीं है ना, अब इस पे बना दिए जाएंगे धीरे धीरे करके। तो बस वही ऑब्जेक्टिव है कि धीरे धीरे इनके ऊपर क्या बनाओ, लॉज बनाओ, ताकि इनको प्रोटेक्शन जो है वो दी जा सके। समझ गए ना बात? तो बेसिकली इसमें ये सारी चीजें पूछी गई हैं, इसको आप लिख लीजिएगा सारा कुछ। और इसका बेनिफिट क्या होगा, भारत का जियोलॉजिकल जो हेरिटेज है पूरा, वो विरासत सुरक्षा में आएगी। इस पूरे बिल की वजह से जो एक संरचना है वो पूरी एक बनाई जाएगी, और वहां पर उस पूरे रीजन में टूरिज्म बढ़ेगा, नई नई साइट्स आएंगी, इंटरनेशनल लेवल पे हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों में हमारी विरासत को हम प्रमोट भी कर सकते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, और बहुत अच्छी पहल है सरकार द्वारा, आई मस्ट से बहुत अच्छी पहल ये की गई है। तो बढ़ावा इसी चीज का है, आप समझ सकते हैं सब लोग इस चीज को। ठीक है भाई? पॉइंट क्लियर हो गया ना सबको इसमें? ये आप देख सकते हो, ये है बिल, और इसी को आगे इम्प्रूव करने की बात की हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर टिपरा लैंड में, त्रिपुरा में
जो है एक यहाँ पर ग्रेटर ट्रिपला लैंड जो है, टिपरामूथ जो है वहां का, उन्होंने इस चीज की डिमांड करी है। किस चीज के लिए? स्टेटहुड। देखो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी स्टेट में के किसी रीजन में यहाँ पर जो है इस स्टेटहुड की डिमांड करी है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार ये चीजें हो चुकी हैं। तो टिपरा लैंड जो है ये त्रिपुरी पीपल जो त्रिपुरा में रहते हैं उनका यहाँ पर एक डिमांड है कि हमें क्या दो, हमें एक अलग से यहाँ पर जगह बना के दो। यहाँ पे त्रिपुरी रहते हैं, त्रिपुरीज कहते हैं, त्रिपुरा से अलग होने के लिए। तो यही है यहाँ पे आर्टिकल 2 और 3 के तहत यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमें एक अलग से स्टेट बना करके दो। यहाँ पर अलग से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त के लिए वहां पर जिला परिषद भी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक त्रिपुरा मूथा करके एक पार्टी है जिसने यहाँ पर इस चीज के लिए डिमांड करी है यहाँ पर, और यही स्टेप के लिए बात की जा रही है यहाँ पर। और जब ईस्ट पाकिस्तान जब था ये बांग्लादेश, मतलब पहले ईस्ट पाकिस्तान था अब बांग्लादेश है, वहां से बहुत सारे रेफ्यूजीज यहाँ पर आए थे, तब ये स्टेटहुड की डिमांड यहाँ पे त्रिपुरा में स्टार्ट हुई थी, उस समय स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद से ये चीज बढ़ने लगी। राइट एवरीवन, ये भी याद रखिएगा इसमें। और आर्टिकल 2 में है, बिल्कुल है ऐसा कि अगर हम यहाँ पर कोई भी भारत में नई स्टेट बनाना चाहते हैं जो भारत की नहीं है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सिक्किम को ऐड किया गया था। भारत में सिक्किम ऐड हुआ है ना। सिक्किम कब ऐड हुआ है भारत में? पहले 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत सिक्किम को क्या बनाया गया? एक सहकारी स्टेट, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। बाद में 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया, प्रॉपर एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया 36th अमेंडमेंट 1975 के तहत। ठीक है भाई, जो आर्टिकल 2 के तहत आई है। और कौन किसके पास पावर है इस चीज की? पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट कैसे पास करती है? सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, इस बहुमत से इसको पास किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, और ऐसे ही आर्टिकल 3 जो हमारी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूदा राज्य है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, उनमें अगर हमें आपको चेंज करना है, जैसे उनका आपने नाम चेंज करना है, उनमें आपने स्टेट का एरिया को या बाउंड्री को कुछ चेंज करना है, उस रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, तो ये भी याद रखना, आर्टिकल 2 और 3 दोनों पावर्स किसके पास है? हमारी पार्लियामेंट के पास है। इसकी डिमांड यहाँ पर बहुत बार की जा चुकी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार डिमांड हुई है। महाराष्ट्र में भी कई बार इस चीज का डिमांड आया है कि विदर्भा को अलग कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर विदर्भा में महाराष्ट्र की सरकार कुछ भी वहां पे जो रोजगार के अवसर है, जॉब्स के लिए है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं देखती है, तो ये डिमांड आई थी। ऐसे ही गोरखा लैंड है जो वेस्ट बंगाल में, उनका भी आया था कि भाई वहां पे जो भी गोरखा रहते हैं उनकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग संस्कृति है, तो क्या कर दिया जाए? हमें अलग कर दिया जाए, ऐसे भी डिमांड आई। फिर उसके बाद इस तरीके की तेलंगाना में आई थी ना, बताया था कि बहुत बड़ा रीजन है, एक साथ गवर्न होना मुश्किल है, तो यहाँ पर क्या किया जाए? एक अलग से हमें राज्य बना दिया जाए। तो तेलंगाना की तो डिमांड मान ली गई। ऐसे ही यहाँ पर अभी ये भी डिमांड चल रही है। ऐसी बोडो लैंड्स, बोडो पीपल ने भी यहाँ पर डिमांड करा कि भाई हमारी हमारी यहाँ पर जो है हमें इग्नोर किया जाता है, और भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में हमें शामिल नहीं किया जाता। तो आसाम के जो सबसे बड़े ट्राइबल पीपल रहते हैं बोडो, उन्होंने डिमांड करी इस चीज की। ठीक है, प्लस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर बुंदेलखंड की डिमांड की थी कि भाई हम जो है यहाँ पर अलग हैं उस रीजन से, तो बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, अगर इस तरीके की हम लोग नई स्टेट बना देते हैं तो सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, वहां पे हमें सारा नया पूरा एक मशीनरी चाहिए होगी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, हर एक चीज वहां के लिए नहीं चाहिए होगा। अगर हमें कोई भी, जैसे अभी भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रॉब्लम चल रही है, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है जो डिवाइड तो हो गए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी बिल्डिंग्स तेलंगाना की आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश की तेलंगाना में है। अभी भी फाइलिंग वर्क दोनों जगह पे ऐसे ही चल रहा है। तो इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिवीजन हो जाता है, तो उससे क्या होगा? पूरे नए सिरे से सारी चीजें शुरू होती हैं, नए सीएम, नए गवर्नर, नई पॉलिटिकल पार्टीज, नया नया वहां पे पूरा एक पावर बनाना होता है, हर चीज वहां पे होती है नई तरीके से। रिवर्स का बंटवारा, डैम का बंटवारा, बहुत नई नई चीजें होती है, तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो त्रिपुरा
में ही एक रीजन है जहाँ पे डिमांड इस चीज की चल रही है। टिपरा लैंड, याद रखिएगा, त्रिपुरा, टिपरा, तिपरा, जैसे भी पढ़ सकते हो, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है इसकी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये डिमांड्स यहाँ पे चल रही है। क्लियर है? और ये अभी की नहीं, काफी सालों से चल रही है, पर ये कि हाँ अभी अभी ये ज्यादा न्यूज में आ गई कि अभी वो लोग इसका ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, टिपराज लोग। त्रिपुरा जो है, अगर मैं बात करूं, त्रिपुरा एक हमारा जो भारत का राज्य है, बांग्लादेश के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर। आप यहाँ पिक्चर से भी देख सकते हैं इस चीज को। और साथ ही साथ ये जो है, पहले यहाँ पर डायनेस्टी रूल करती थी, माणिक्य डायनेस्टी, सबसे पुरानी डायनेस्टी है यहाँ की। और फिर ये भारत में शामिल हो गए थे। और त्रिपुरा जो है बहुत अच्छा लैंड है, ऐसी बात नहीं, काफी अच्छा लैंड है और काफी एजुकेटेड लोग भी हैं। और माणिक्य डायनेस्टी में एक इम्पोर्टेंट रूलर है, जो उनका नाम आपको याद रखना है, वीर विक्रम, वीर विक्रम किशोर देबरमन। वीर विक्रम याद रखिएगा, इसीलिए त्रिपुरा के एयरपोर्ट का नाम वीर विक्रम एयरपोर्ट के नाम पर भी रख दिया गया है। त्रिपुरा क्लियर होगी ना सबको बात? यहाँ पर त्रिपुरा के बारे में फैक्ट्स याद रखना, त्रिपुरा लैंड, त्रिपुरा, यहाँ पे ट्राइबल पीपल डिमांड कर रहे हैं, और भी डिमांड्स मैंने आपको बता दी हैं, सो ये आपको पूरा एक याद रखना है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपोर्ट। अभी पीएम मोदी ने यहाँ पर 2024-25 तक भारत में ये बोला है कि हम रक्षा के पूरे उसमें निर्यात जितना करेंगे, एक्सपोर्ट कितना करने वाले हैं, करीब करीब $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करने वाले हैं। सरकार की कोशिशों की वजह से 334% की हमारी वृद्धि भी हुई है, रिकॉर्ड तोड़ हमने 13,000 करोड़ का यहाँ पे रक्षा का निर्यात भी किया है, जिसमें हमने सबसे ज्यादा निर्यात फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में दी है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया की कंबाइंड मिसाइल है, राइट? राइट। अब इंडिया जो है वो 75 कंट्रीज से ज्यादा अपना एक्सपोर्ट कर रही है। डिफेंस सेक्टर में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा, प्लस साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी चीजों पे और डिपेंड हो सकते हैं, हमें बहुत सारी चीजें और जो है यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। हमारे खुद के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कितना यहाँ पर खुद से बनाने के काबिल होगी, तभी इसके लिए डिफेंस एक्सपो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिफेंस एक्सपो इसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है भाई, ये चीज भी याद रखना। और अभी चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे लाल फीता शाही हो गया, और सब लोग यहाँ पर जो है, ये भी है कि भाई हमारी जो इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र है, वो लोग यहाँ पे पूरा टाइम पे काम करके नहीं देते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारा ना, मतलब एक तरह नाम बदनाम चल रहा है कि हमारा डिले ही होगा सारा काम, तो है ना, ये चल रही है। हमारे यहाँ पर उतनी ज्यादा डिजाइनिंग के लिए उतनी मशीन्स, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया उतना है नहीं, उतना ज्यादा नहीं, है ना। तो सरकार इसमें और कोशिश कर रही है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो, ताकि लोग और ज्यादा पार्टिसिपेट करें, प्राइवेट सेक्टर और बढ़े इसके अंदर। प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज होगा तो ये सारी चीजें भी अपने आप यहाँ पे ठीक होती जाएंगी। सरकार ने डिफेंस में और इम्प्रूवमेंट करने के लिए नई नई स्कीम्स यहाँ पे स्टार्ट करी है। बजट में भी सबसे ज्यादा 5.94 लाख करोड़ का जो इस बार का बजट है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको डेडिकेटेड है? डिफेंस सेक्टर को, राइट। तो ये चीजें करी जा रही है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सरकार यहाँ पर डिफेंस के एक्सपोर्ट में ध्यान नहीं दे रही है, बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। एज कम्पेयर टू पहले का टाइम पीरियड की बात करूं, तो पहले के मुकाबले भारत में बहुत चीजें यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है। मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। 13-14 हजार करोड़ हम लोगों ने टारगेट हिट कर दिया है यहाँ पर अभी तो। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर वो जो होते हैं ना, मुझे एग्जैक्टली इसमें याद नहीं आ रहा, अब हम लोग काफी मतलब इंक्रीज करने लग गए हैं इसके अंदर। बहुत सारे पीएसयू हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो मिलिट्री का बजट हमारा अच्छा खासा बढ़ गया। और अगर मैं बात करूँ, पूरी मिलिट्री में सबसे ज्यादा बजट मिलता है आर्मी को। आर्मी को करीब 55% बजट मिलता है, और एयरफोर्स को करीब 22% बजट मिलता है, बजट का पूरा हिस्से का। और नेवी को मिलता है 14% का। बाकी डीआरडीओ और बाकी उसकी विंग्स हैं, और सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा जो अगर बजट की मैं बात करूं, तो इंडियन आर्मी को मिलता है। और हम लोग अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, इसराइल, केन्या, नाइजीरिया, चिले, सुरीनामे, यूएसए, इन सबको यहाँ पर अब देना शुरू कर दिए। बहुत सारी हमने पेट्रोल वेसल बनानी है, बाराकूडा बनाई थी जैसे हमने यहाँ पर, हमने श्रीलंका, वियतनाम, मॉरिशस, म्यांमार सबको दी है ये सारी चीजें। ठीक है, हम लोग एयरक्राफ्ट, छोटे छोटे लाइट एयरक्राफ्ट होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं,
वो होते हैं ना गन्स, वो अब हमने गन्स भी बनानी शुरू की है। सुना आप लोगों ने उसके बारे में? हमने रशिया की मदद से AK-203 की जो राइफल्स है, पुरानी राइफल्स को हटा के इन राइफल्स को बनाना शुरू किया है। इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है अमेठी यूपी के अंदर। करीब 7 लाख है, उसमें से करीब 6.5 लाख जो है भारत खुद बनाने वाला है, 50,000 रशिया सिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश इसके लिए करने लग गए हैं, और वही है, यहाँ पर इसकी इम्प्रूवमेंट भी की जा रही है। समझ गए सब लोग यहाँ पर? और सीबीआई के अकॉर्डिंग भारत में काफी सारे आर्म्स को, वेपन्स में जो डील करते हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर काफी सारे हैं। विपिन खन्ना की फैमिली है, सुधीर चौधरी की फैमिली है, सुरेश नंदा की फैमिली है। ये सब लोग काफी बड़े बड़े यहाँ पर ग्रुप ऑफ होटल्स भी चलाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पे करते हैं, जिसके तहत ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। समझ गए सब लोग इस बात को? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एग्रीकल्चर के ऊपर, जैसे अभी आपने पढ़ा डिफेंस के ऊपर, ऐसे ही अब मैं आपको एग्रीकल्चर के ऊपर बता दूं। एग्रीकल्चर में यहाँ पर इंडिया का अभी का डेटा क्या कहता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो अभी का डेटा अप्रैल से दिसंबर 2022 तक का डेटा क्या कहता है, काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है पहले से। $39 बिलियन तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, इंपोर्ट की बात करें तो 27.8 का जो है वो भी उतना भी है, वो भी। और सबसे ज्यादा हम लोग राइस और शुगर, सबसे ज्यादा चावल और चीनी के ऊपर यहाँ पे फोकस करने लग गए हैं। ठीक है, तो आपसे फिगर तो कोई नहीं पूछ रहा, हाँ ये स्टेटमेंट आएगी कि किस में बढ़ावा हुआ है, कितना बढ़ावा हुआ है, ये पूछेगा। तो यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर शुगर ने अपना रिकॉर्ड वैल्यू यहाँ पर बना दी है। 2021-22 में $4.60 बिलियन के रिकॉर्ड मूल्य पर वो पहुंच गया है। चावल और चीनी का जो निर्यात है वो काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, बाकी इसके अलावा बात करूं तो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पानी से मिलने वाले होते हैं, वो भी यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी हम इंपोर्ट क्या कराते हैं यहाँ पर, वेजिटेबल ऑयल्स को, वनस्पति तेल को, वो हम यहाँ पर इंपोर्ट। मैं डेटा आपको नहीं बता रही क्योंकि डेटा हमसे कोई नहीं पूछने वाला। डेटा इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, उतना ज्यादा हमारे लिए जरूरी नहीं है डेटा को पढ़ना। मेन जो हमसे पूछे जाते हैं मैं आपको वही बता रही हूँ, सारी चीजें जो हमसे एग्जाम के लिए ज्यादा। मैं बता दूं कोई फायदा नहीं है उस चीज का, एग्जाम में तो उतना पूछता नहीं है ना। ठीक है भाई, तो वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति तेल हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। कॉटन, भारत कॉटन को एक्सपोर्ट अच्छा खासा करता है, निर्यात उसका काफी अच्छा ज्यादा है। और अब थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम हुआ है कुछ टाइम पीरियड में। और अगर हम पिछले डेटास को यहाँ पर पूरा चेक करें तो यहाँ पर आज के टाइम पे हमारा इंपोर्ट, हमें मतलब ऐसा लगता था कि भारत की जो आयात है उसमें वृद्धि होगी, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा आयात और निर्यात दोनों अभी बैलेंस में चल रहा है, और इसी का डेटा जो है वो आपको मैं बता रही हूँ। क्लियर हो रहा है? तो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूँ तो ये है प्रेजेंट डेटा, और हम लोग इन सारी चीजों को यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हुए, एग्रीकल्चर हमारा काफी बड़ा है, और कॉफी में भी हम लोग काफी ज्यादा आगे रहे हैं। वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ये सब टॉप पे रही है प्रोड्यूस करने में। ये कुछ डेटा है जो मैं अभी का रिसेंटली ही आपको बता रही हूँ। चाहिए भाई, ये सब आपको डेटा नहीं लर्न करना, मैं आपको फिर बता दूं, डेटा नहीं लर्न करना है। यूपीएससी या फिर जो भी आप एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस, बीपीएससी स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए डेटा आपसे एग्जैक्ट कोई नहीं पूछता। ठीक है, टॉप एक्सपोर्ट हमारे राइस है, बासमती नॉन बासमती दोनों की बात कर रही हूँ मैं, शुगर है और स्पाइसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए बात को? लेकिन कुछ जगह पे कॉटन का कम हुआ है। नॉन बासमती और बासमती अगर पूछता है तो सबसे ज्यादा नॉन बासमती राइस को हमने बेचा है, एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, व्हीट भी है, कॉफी भी है, वो भी आएगा आगे, उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। चाहिए भाई, तो वही है पूरा एग्रीकल्चर के बारे में फैक्ट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। पढ़ लीजिए भाई इस चीज को पूरे को आप, ये एक 2021-22 का ही डेटा आया है, क्योंकि अभी तक तो पूरा बाकी डेटा धीरे धीरे करके आएगा हमारे पास। तो अभी का फिलहाल का डेटा ये वाला कहता है कुछ इस तरीके से, आप रीड कर सकते हो। पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है इसमें कि भाई हमने किस कंट्री के साथ कितना ट्रेड करा है।
ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन आप जानते हैं इसरो ने स्टार्ट करा है, और इसी में यहाँ पर इसरो ने जो है इसके लिए, इसरो और नेवी ने यहाँ पर अपना स्टार्ट कर दिया इसके आगे के ऊपर इसको प्रोग्रेस में देखने के लिए। सो इसमें क्रू बैठ के जाएगा यहाँ पर। इसके जो क्रू का मॉड्यूल है वो पूरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारी तैयार करती है, और डिजाइन जो है पूरे क्रू का कंप्लीट हो चुका है इसका। तो गगनयान मिशन जो है इसी का आपका एक और यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें यहाँ पर रिकवरी जो है मतलब चालक दल की जो सुरक्षित वापसी किसी भी सफल मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए पूरा किया जाने वाला अंतिम चरण होता है, इसलिए सबसे पहले इसको देखने की जरूरत है। और ये ट्रायल्स चल रहे हैं इसके लिए अभी यहाँ पर। सो आपसे ये पूछा जा सकता है गगनयान मिशन में कौन बना रहा है, तो गगनयान मिशन जो है इसमें यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट होगा, एक ऐसा एक अंतरिक्ष यान जो कि मानव को लेके जाएगा, क्रू मॉड्यूल, लोग भी इसमें बैठ करके जाएंगे एक साथ में। क्रू के साथ एक ह्यूमनॉइड होगा, रोबोट जिसका नाम है व्योममित्र। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। तो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जो है वो वहां पे जाएंगे, कहाँ पर, जो गगनयान मिशन है गगनयान में जो है इसको एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में यहाँ पर भेजा जाएगा, उसे ही गगनयान मिशन कहते हैं। ठीक है, मैन्ड स्पेस फ्लाइट है। लोग क्रू यहाँ पे जाएंगे 5 से 7 दिनों का यहाँ पर, और अर्थ पे सेफली वापस लाया जाएगा। 400 किलोमीटर और लो अर्थ ऑर्बिट में ये पूरा रोटेट करेगा। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। व्योम मित्र पे सवाल किए जा सकते हैं, व्योम मित्र भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसमें इमरजेंसी बाहर निकलना, आपातकालीन पलायन, आपातकालीन ब्रेक वगैरह वो सब लगे होंगे। और इसरो का पहला ऐसा मैन मिशन होगा। यूएसए, रशिया और चाइना ऐसी 3 कंट्रीज हैं जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स जो है वो कंडक्ट कर चुकी है। अभी यहाँ पर इंडिया यहाँ पे करेगा, ये इंडिया खुद ही बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। अपनी खुद की यहाँ पर स्वायत्तता बनाने की कोशिश होगी। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, रिसर्च डेवलपमेंट इस पूरे में की जाएगी। आगे चल के युवा भी इस पूरे प्लान में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिकवरी कैसे की जाएगी उसको पूरा टेस्टिंग की गई है, इसीलिए ये अभी न्यूज में रहा है। ठीक है, प्रेस रिलीज में यहाँ पर गगनयान मिशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इसरो द्वारा प्रोवाइड की गई है। टेस्ट किया जा रहा है इसके लिए पूरा, आप इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हो, आपको कुछ पिक्चर्स भी मिल जाएंगी इसकी। तो ये आप याद रखना है, यहाँ पर क्रू मॉड्यूल्स कोच्चि का जो रीजन है वहां पर इसको परफॉर्म किया गया था। बाकी इसके अंदर कुछ मेडिकल लोगों को इशू हो सकता है, चिकित्साएं समस्याएं हो सकती हैं। कई बार इसमें जो है वो एनवायरनमेंट ऐसा है, रेडिएशन आ जाती है, उसका भी प्रॉब्लम रहेगा। कई बार आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत छोटी सी जगह में रहेंगी, बहुत सारी अजीब सी मतलब बहुत लिमिटेड सोर्सेज के लिए कुछ दिनों के लिए क्रू मेंबर्स पूरे यहाँ पे रहेंगे, एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कभी रॉकेट का एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो कुछ भी लॉन्च के समय गलत हो सकता है। तो सब चीजों का टेस्टिंग होना पहले बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो ये जरूरी है ना सारी चीजें, उसी का स्टेप है ये पूरा। तो गगनयान मिशन यहाँ पर ट्रायल्स जो है वो पूरा ले रहे हैं, और कोची में किया जा रहा है। मैंने जो बताया उसमें एक वाटर सर्वाइवल है कि अगर कभी ऐसा हो जाता है तो वाटर में कैसे सर्वाइव कर सकते हो। हमारा लास्ट क्या होता है कि भाई हम यही चेक करते हैं कि भाई जो बंदों को भेजा जा रहा है, बंदों को मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है, तो वो पर्सन को जो वहां भेजा जा रहा है वो पर्सन सर्वाइव कैसे करेंगे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो उनको सेफ वापस भी तो आना है। उसके लिए ये टेस्टिंग चल रही है, तो लास्ट है ये वाला पूरा। ठीक है ना, तो ऐसी चीजों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एनवायरनमेंट के ऊपर देखना, ये सारी चीजें यहाँ पे करी जा रही है। ये आप देख सकते हो, जो इसका पहला मैन फ्लाइट भारत की तरफ से जो होगी, बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है भारत का। बहुत नाम होगा भारत का इस चीज को करने के बाद। 2022 में इसको किया था, लेकिन कोविड की वजह से इसको अचीव करना मुश्किल पड़ गया था। समझ रहे हो सब लोग, इस चीज को याद हो जाएगा सबको। चलिए, लास्ट है हमारा यहाँ पर क्रिप्टो। G20 का जो अभी चल रहा है पूरा, G20 में ही पूरा डिसाइड किया गया है कि क्रिप्टो करेंसी को हम किस तरीके से रेगुलेट करेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी डिजिटल टाइप की करेंसी होती है जहां पे आप जो है एल्गोरिदम की हेल्प से पूरा एक्सचेंज करते हो। तो यहाँ पर अभी उसके ऊपर ही बात किया गया है कि क्रिप्टो को हम लोग कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं।
अभी मैं बात करूं तो भारत में 30% का टैक्स चलता है क्रिप्टो के ऊपर। और इसको अगर हम लेकर के आए तो फ्रॉड्स भी होते हैं। तो फ्रॉड्स के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा लॉज। इसके लिए कानून प्रॉपरली तैयार करने पड़ेंगे, टैक्सेशन लेके आनी पड़ेगी, और धीरे धीरे करके इसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ेगा इन सारी चीजों में। गॉट इट। तो ये करने की जरूरत है यहाँ पर। अगर ये होगा फिर जाकर के इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो अभी तो फिलहाल इस पे तैयारी चल रही है कि आगे चल के हो सकता है कि इसमें कोई चेंजेस कर लिए जाए, पर अभी फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है, बट आगे आने वाले समय में इसमें चेंजेस कर लिए जा सकते हैं। राइट एवरीवन। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो ये क्या चीज है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, हिंदी में इसको कहते हैं राजस्व खुफिया निदेशालय। ये जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, ये एक तरीके से एक एजेंसी है, डीआरआई, जो स्मगलिंग इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। 1957 में बनी थी ये। और ये पूरी जो है, अभी फिलहाल के लिए इसको आप पढ़ सकते हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। स्मगलिंग का काम देखेंगे, तस्करी का काम देखने के लिए ये सबसे बड़ी एक है, जो कि चाहे हथियारों की तस्करी हो, यहाँ पर चाहे हमारी वन्य जीव होते हैं उनकी हो, कोई पुराने सामान की तस्करी हो, हर चीज के लिए है। इसको न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। 1957 में इसको बनाया गया था। ठीक है ना। करप्शन भी देखना था, लेकिन अभी इसका बेसिकली काम जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से स्मगलिंग, गोल्ड, डायमंड, ड्रग्स, पैसों की होना, सामान की तस्करी होना, सब चीजों के अंडर इसका देखा गया। तो कमर्शियल फ्रॉड्स भी ये देखती है। तो ये सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, याद रखिएगा। भारत की एक बॉडी है, आप लोग इस पूरी बॉडी के बारे में लिख लो। ईयर लिख लो, कब बनी थी, नोट कर लो इस पूरे को, कब बनी थी, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, क्योंकि इससे आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबको क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीमारू स्टेट्स। देखो, बीमारू का मतलब बीमार से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ बीमार है स्टेट्स, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी इन स्टेट्स को क्या बोला जाता है, बीमारू। बीमारू स्टेट्स यहाँ पे अभी क्या है, ये है प्रेजेंट डे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। इनका एक एक्रोनिम है। ये उन स्टेट्स को बोला जाता है जो अभी आज के समय में पिछड़े राज्यों में काउंट की जाती है, जहाँ पे आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए हैं। ये आशीष बोस ने 1980 में इसका नाम दिया था बीमारू, मतलब सिख। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कहूंगी मैं ये बिल्कुल सिख ही है। और बीमारू इस तरीके से नाम आया था, थोड़ा सा इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट राजीव गांधी को भी यहाँ पर प्रोवाइड करी थी, और वहां से ये शब्द निकल के आया था। ठीक है। बिहार यूपी के लोग बहुत ज्यादा आर्मी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनएसजी, पैरामिलिट्री में बहुत काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। मध्य प्रदेश भी यहाँ पर काफी अच्छा डेवलपमेंट आज के टाइम पे कर रहा है। तो ये भी है। लेकिन यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात करूं तो काफी कम है। मतलब बिहार, झारखंड की काफी कम है। अभी भी रिसेंटली एक इंडेक्स आया था, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। इसमें भी ये देखा गया है कि बिहार और झारखंड ने काफी रिड्यूस में, मतलब काफी लोएस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है। टीचर्स का भी वहां पर उतना ज्यादा एजुकेशन में उतना नहीं है। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। बाकी करप्शन, बहुत करप्शन और पॉवर्टी काफी ज्यादा है। तो उसी के लिए टर्म्स जो है वो एग्जाम में दिमाग में रखिएगा अपने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, नाम पूछा जा सकता है, इसलिए इसको पूरे को याद रखिएगा। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक पूरे फैक्ट्स? ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जितने भी यहाँ पर आपको चीजें कराई जाती हैं क्लास में, वो सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। जितना भी मैं यहाँ पर आपको क्लास में कराती हूँ, जितने भी फैक्ट्स, अगर आप इनको डेली फॉलो कर रहे हो, अगर आप डेली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और नोट्स बना रहे हो, प्लस रिवाइज भी कर रहे हो, रिविजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। सो मैं यही चाहती हूँ सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को सुनते हैं, डेली अगर आपने अपने लिए आधा घंटा, पौना घंटा निकाल रखा है लेक्चर को सुनने के लिए, तो आई एम टेलिंग यू कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक सारी चीजें। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के और टॉपिक्स को कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।